जूलॉजी का रामबाण इलाज रहा है वो हमेशा से रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी। हार्डी-वेनवर प्रिंसिपल और इवोल्यूशन ऑफ मैन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ डालो, पीसीआर पढ़ डालो और मैं कहता हूं क्लोनिंग वेक्टर पढ़ डालो। ये चारों टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 क्वेश्चन लिखे जरूर है लेकिन ये 8 से 10 भी हो सकता है, 10 से मैं कह रहा हूं 12 भी हो सकता है, जिस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की वेटेज बढ़ी है पिछले 2-3 साल में। सो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। दिस इज विकास शुक्ला और यहां पर मैं आपकी कुछ मदद करने आया हूं। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा नीट एग्जामिनेशन बहुत करीब आ गया है, तो हमारे दिमाग में कई तरीके के डाउट आने लग जाते हैं। कई बार हमारी तैयारी नहीं अच्छी होती, कई बार हम कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं, और अगर कुछ लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा तो ऐसे कौन से वो टॉपिक्स कवर कर ले कि उनका नीट का एग्जाम बहुत ऊपर चला जाए, 4 चांद लग जाए उस नीट के एग्जामिनेशन में। तो यहां पर मैं आपकी इसी चीज में मदद करने आया हूं। मैं अपने एनालिसिस से, अपने आइडिया से, अपने एक्सपीरियंस से कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की, और यहां पर हम डिस्कस करेंगे उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स को। तो आ जाओ फिर। तो यहां पर एक आउटलाइन बनाई है मैंने, चलिए इसको मिलकर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी में 11th में कुछ चैप्टर्स है, 12th में कुछ चैप्टर्स है, और यहां पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को ही मेंशन करा है, क्योंकि बहुत कम टाइम में हमें यहां पर कवरेज करनी है पूरे सिलेबस की, पूरे सिलेबस की नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर्स की। तो 11th का जो रामबाण इलाज रहा है ना, या जो जूलॉजी का रामबाण इलाज रहा है वो हमेशा से रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी। भाई मैंने यहां पर 11 क्वेश्चन मेंशन करे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते ही रहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और ये सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है, क्योंकि कंसेप्चुअल है टॉपिक्स, आप खुद से रिलेट कर सकते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी को। अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं तो शुरुआत होती है ब्रीदिंग के चैप्टर से। ब्रीदिंग के चैप्टर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और डिसऑर्डर से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में 11 क्वेश्चन मेंशन करे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते रहते हैं, बढ़ भी सकता है ये। और ब्रीदिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस काफी इंपॉर्टेंट है, एंड डिसऑर्डर्स काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पे। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर जो है हमारा, उसमें ब्लड क्या होता है, जो सारा कुछ दे रखा है ना, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इंक्लूडिंग ब्लड ग्रुपिंग। भाई इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, देख लेना। तो ब्लड एंड ब्लड ग्रुपिंग, उसके बाद बच्चों ईसीजी, भरपूर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं, ब्लड एंड ब्लड ग्रुपिंग, ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस देखने को। मूव करते हैं एक्सक्रीशन पे। एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सक्रीशन में यूरिन फॉर्मेशन से भरपूर क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। उसके अलावा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, 3 हार्मोनल मैकेनिज्म है जो कि किडनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं, भाई उसमें से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन, एंड इन दोनों के बीच में एक काउंटर करंट मैकेनिज्म, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। प्लीज इन टॉपिक्स को जरूर देखना। मूव करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। देखो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें मस्कुलर सिस्टम है, इसमें स्केलेटल सिस्टम है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस देखे गए हैं वो जॉइंट्स और डिसऑर्डर से देखने को मिलेंगे। जॉइंट्स और डिसऑर्डर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और डिसऑर्डर्स पे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, देख लीजिएगा इन टॉपिक्स को। न्यूरल पे मूव ऑन करते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सिलेबस काफी कट कर दिया गया है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भाई ब्रेन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये जो तुम्हारा ब्रेन है ना, ये तुम्हारे काम आएगा अगर तुम इसको कवर कर लोगे। तो ब्रेन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, न्यूरॉन और उसके टाइप से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं बच्चों केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर से। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और साथ में पैराथायराइड ग्लैंड, इनसे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एड्रिनल, थायराइड, पैराथायराइड से भी काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में कितने क्वेश्चंस आते हैं मैंने आपको बताया, और हर चैप्टर में कौन से ऐसे टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने यहां पे डिस्कस करें। तो प्लीज लुक इनटू इट, राइट। एनिमल किंगडम की बात करते हैं बच्चों। एनिमल किंगडम में मैंने यहां पर 3 क्वेश्चंस मेंशन करे हैं, 3 से 4 भी हो जाते हैं, कई बार कुछ केसेस में 5 भी हो जाते हैं। तो एक आइडिया है एनिमल किंगडम में क्या पढ़ना है।
एनिमल किंगडम में सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, क्योंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपका पूरा एनिमल किंगडम का बच्चा चैप्टर बिल्ड करता है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद बच्चों हर फाइलम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। हर फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, रट्टा होना चाहिए भाई तेरे को। तीसरी चीज एग्जांपल्स। तो एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हर फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर और एग्जांपल्स, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है सर इकाइनोडर्म्स में, और सर इकाइनोडर्म्स की अगर मैं बात करूं उनमें एडल्ट के पास रेडियल सिमेट्री होती है और लार्वा के पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है, तो ऐसी चीजें। एग्जांपल्स मतलब सर यार सी लिली किसे बोलते हैं, एंटेडॉन को, और सर ये तो इकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करता है भाई, ऐसी चीजें याद होनी चाहिए। सो दिस इज एनिमल किंगडम। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। अब ये अमाउंट बढ़ भी सकता है सर, क्यों बढ़ सकता है भाई, फ्रॉग भैया मैदान में आए हैं, तो जब फ्रॉग भैया मैदान में आए तो क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। पहले क्या होता था, कॉकरोच भैया थे खाली मैदान में, अब फ्रॉग भैया भी मैदान में कूद गए हैं। तो अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करूं, 4 क्वेश्चंस आते रहे, बढ़ भी सकता है। क्वेश्चंस कहां से आते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम से क्वेश्चंस मिलेंगे। सिलिएटेड एपिथेलियम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जंक्शंस पे, सेल्यूलर जंक्शंस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा बच्चों कॉकरोच एंड फ्रॉग, इनसे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस रहते हैं। कॉकरोच से आते थे, अब फ्रॉग से भी आएंगे। तो सिलेटेड एपिथेलियम, जंक्शंस, कॉकरोच भैया, फ्रॉग भैया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको आने चाहिए। तो ये हो गई हमारी 11th, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स को डिस्कस करा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 12th। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मिलॉर्ड आपको एक चीज दिखनी चाहिए कि यहां पर हमने 18 क्वेश्चंस की बात कर ली है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के 11, एनिमल किंगडम के 3, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के 4, टोटल हो गए 18 क्वेश्चंस। तो 18 क्वेश्चंस तो यहां से हमने कर लिए। अब 12 से हमें अप्रोक्सीमेटली 17 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली याद रखना लाला, क्योंकि एनटीए पेपर बना रहा है, हम नहीं बना रहे, हम बस अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से ये आपको आइडिया दे रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा, लेकिन भगवान तो नहीं है ना लाला, तो देखिए। हाँ, तो बच्चों बायोटेक्नोलॉजी इतना ज्यादा हॉट बन चुका है ना आज के टाइम में, बहुत ज्यादा। पिछले 2-3 साल में बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस की भरमार हो रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स को भाई हर तरीके से तैयार करो। मुझे मतलब नहीं है, हर तरीके से तैयार करो, मतलब करो। 8 क्वेश्चन लिखे जरूर है, लेकिन ये 8 से 10 भी हो सकता है, 10 से मैं कह रहा हूं 12 भी हो सकता है। जिस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की वेटेज बढ़ी है पिछले 2-3 साल में, 8 क्वेश्चन मेंशन करें भाई, 10 भी हो सकता है और कुछ केसेस में 12 भी हो सकता है। इतना बढ़ चुका है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़े सर, बायोटेक्नोलॉजी में टॉपिक मिलेगा आपको टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पहले चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में आपको टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टॉपिक मिलेगा, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पढ़ डालो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ डालो, पीसीआर पढ़ डालो, और मैं कहता हूं क्लोनिंग वेक्टर पढ़ डालो। ये चारों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स भी आते रहते हैं। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो बीटी कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस, और इनसे भी ज्यादा मैं बोलूंगा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन और जीन थेरेपी, इनसे भाई क्वेश्चंस की भरमार आती है। तो अल्टीमेटली बायोटेक्नोलॉजी की जो यूनिट है, दोनों चैप्टर्स है, वो आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा स्कोरिंग बन गया ही है। ह्यूमन फिजियोलॉजी अपने 7 चैप्टर्स को लेकर बैठा है, चलो डाइजेशन को हटा देते हैं, वो तो नहीं है। वही बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर लेकर आया, लेकिन वेटेज इतनी खींच रखी है इसने, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करिएगा। फिर आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ 6 क्वेश्चंस मैंने मेंशन करे हैं यहां पर, 6 से 8 भी हो सकते हैं। तो इन दोनों से भी भाई भरपूर क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 से 8 हो सकते हैं, 2 चैप्टर अगर आप कवर करते हो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों, गैमेटोजेनेसिस सबसे हॉट टॉपिक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और प्लेसेंटा और प्लेसेंटल हार्मोन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या बोला मैंने, गैमेटोजेनेसिस, चाहे इसमें oogenesis हो चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्लेसेंटा और उसके हार्मोन से क्वेश्चंस की भरमार आती है। बात करूं मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो भैया रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कॉन्ट्रासेप्टिव इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव से भरपूर आते हैं क्वेश्चंस, समझा।
कॉन्ट्रासेप्टिव के अलावा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और एसटीआई से भी क्वेश्चन उठ जाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव से क्वेश्चन आता है मतलब आता है मतलब आता है। फिर मैंने एवोल्यूशन को मेंशन करा है। एवोल्यूशन एक बड़ा चैप्टर है और इसमें 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, 3 से ये 4 भी हो सकता है, कुछ केसेस में 5 हो सकता है, तो 3 से 4 क्वेश्चन एवोल्यूशन से आते हैं, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो। एवोल्यूशन में क्या पढ़ना है सर? बच्चों एवोल्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्डी-वेनबर प्रिंसिपल एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो एवोल्यूशन ऑफ मैन एंड हार्डी-वेनबर प्रिंसिपल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, फॉलोड बाय अगर आप देखेंगे तो ओरिजिन ऑफ लाइफ से, और अगर हम बात करें बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की थ्योरी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन हार्डी-वेनबर प्रिंसिपल और एवोल्यूशन ऑफ मैन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो यहां पर हमने 11th और 12th के जूलॉजी के उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करा है जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं फॉर द अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। अब यहां पर मैंने बायोटेक्नोलॉजी में 8 क्वेश्चंस मेंशन करे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 6 क्वेश्चन मेंशन करें और एवोल्यूशन में 3, टोटल हो गया 17। तो 18 क्वेश्चन इधर से, 17 क्वेश्चन उधर से। अगर इसको हम जोड़ें तो टोटल हो रहा है 35 क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम इसको जोड़े कितना हो रहा है 35। 35 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 जा 20, तो भाई 150 मार्क्स आ सकते हैं सीधे से, कोई बुरा अमाउंट नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है यहां पे। अगर आप इन्हीं चैप्टर्स को कर रहे हो तो कितना बन रहा है 150 मार्क्स का आसपास का बन रहा है हिसाब से, 180 में से 150 बहुत बढ़िया बन रहा है। और अगर थोड़ी सी मेहनत और अच्छी कर दी तो काफी ऊपर चले जाओगे। तो दिस वाज इट। ये मेरा एक आइडिया था आप सभी के लिए कि जूलॉजी में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और उनमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप जरूर करके जाएं नीट एग्जामिनेशन के लिए, ताकि आपके नीट एग्जामिनेशन में हल्की सी भी कमी ना रह जाए। तो प्लीज इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। थैंक यू।